सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे स्वच्छ जल को मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट घोषित करने के निर्णय पर। समझेंगे कि स्वच्छ जल को मौलिक अधिकार घोषित करने का जो निर्णय है, क्यों इस समय चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे अमेरिका और क्यूबा के विषय में, जिसका तनाव फिर से अपने एक चरम पर पहुंच रहा है। समझेंगे कि आखिर अमेरिका और क्यूबा का तनाव का बैकग्राउंड क्या है और इस समय यह तनाव क्यों बढ़ गया है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वच्छ जल को मूल अधिकार घोषित करने के निर्णय पर। थोड़ा सा कुछ टॉपिक, जो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको समझ लीजिए, जिससे आप समझ पाएं कि आखिर इसको जो फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है, उसमें कितनी चुनौतियां आगे आने वाली हैं। पृथ्वी की सतह पर जो भी पानी हमें दिखाई देता है, उसका 97% जो पानी है अर्थात जो वाटर है, यह पाया जाता है सागरों और महासागरों में। और यहाँ का जो पानी है वह खारा है, सैलाइन है, अर्थात इसमें नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसके कारण ना तो इसका हम पीने के कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, ना इसका घरेलू कार्यों में हम उपयोग कर सकते हैं, और ना ही कृषि कार्यों में हम उपयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि जितना भी हम पानी का दोहन करते हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका अधिकांश जो भाग खर्च होता है वह कृषि कार्यों में होता है, अर्थात अनाज से लेकर जिन चीजों का हम उपभोग करते हैं उसके उत्पादन में खर्च होता है। और यह जो 97% पानी है, इसका प्रयोग हम कृषि कार्यों में भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर हमें यह पता चला कि पृथ्वी पर जो भी जल है, उसका 3% पानी ही ऐसा है जो कि सैलाइन नहीं है या खारा नहीं है, जो कि फ्रेश वाटर में। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो 3% जल है, जो कि एक साफ जल है, स्वच्छ जल है, जो सैलाइन नहीं है, इसका भी अधिकांश जो अमाउंट है, अर्थात लगभग 2.4% इसका जो भाग है, वह कहां पर है? वह ग्लेशियर अर्थात हिमनद के रूप में है। और साथ ही साथ जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो पूरा एक ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, हिमनद का क्षेत्र है, वहां पर बर्फ के रूप में एकत्रित है। कुल मिलाकर इस जल का भी प्रयोग हम पीने के पानी के रूप में नहीं कर सकते। फिर बचा हमारे पास केवल 0.6% पानी, जो कि नदियों में, झीलों में, तालाबों में है और ग्राउंड वाटर के रूप में है, जिसका हम दोहन करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे पानी का एक गिलास आप लीजिए और उसमें क्या कीजिए, उसमें से एक चम्मच निकालिए, तो जो चम्मच में पानी आता है, इतना ही पानी क्या है हमारे पास स्वच्छ जल के रूप में। और बाकी पूरा जो गिलास है, उसमें जो पानी है वो हमारे लिए अनुपयोगी है, क्योंकि या तो वो सैलाइन है या फिर वो ग्लेशियर के रूप में है, जिसका हम प्रयोग पीने के कार्यों में नहीं कर सकते, या फिर जिसका प्रयोग हम कृषि कार्यों में नहीं कर सकते। भारत में वैश्विक ताजे का जो स्रोत है, वह स्रोत मात्र 4% है, अर्थात जो भी फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है पृथ्वी पर, उसका केवल 4% है। लेकिन इस 4% जो जल है, इस पर हमारी निर्भरता कितनी है? लगभग 18% जनसंख्या की, जो कि अब बढ़ भी गई है। अर्थात यह 4% जल पर हमारे यहाँ पूरे विश्व की कितनी? 18% जनसंख्या निर्भर है। स्वाभाविक है हमारे यहाँ का जो जल है उस पर दबाव है। वर्ष 2017 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल की जो उपलब्धता है, 2001 में जो 1820 घन मीटर प्रति व्यक्ति हुआ करती थी, वह वर्ष 2011 में गिरकर क्या हो गई है? 1545 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गई है। और यह जो आंकड़ा है, यह आने वाले समय में और कम होगा, क्योंकि 2025 तक यह घटकर हो जाएगा
1341 घन मीटर प्रति व्यक्ति और 2050 में तो यह 1140 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगा, जो कि काफी कम है, बहुत ज्यादा कम है। स्वच्छ जल और स्वच्छता पर काम करने वाली एक संस्था जिसका नाम है वाटर एड द्वारा जारी वर्ष 2018 की वार्षिक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पर वाटर क्राइसिस की समस्या है। हमारे यहाँ जो जल संकट है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, और न सिर्फ जल संकट बढ़ रहा है बल्कि हमारे यहाँ प्रदूषित जल की मात्रा भी बढ़ रही है, अर्थात हमारे पास जो स्वच्छ जल की उपलब्धता है वह तेजी से घट रही है। पहले से हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है और जो वाटर के सोर्स हैं, पानी के सोर्स हैं, वो काफ़ी कम है। वहीं अब क्या हो रहा है, हम जो स्वच्छ जल के स्रोत हैं, चाहे नदी हो, तालाब हो, झरने हो, हम उनको क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में काफ़ी विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने अर्थात यूनाइटेड नेशन ने सुरक्षित जो है कि स्वच्छ पानी को एक मौलिक अधिकार पहले से ही घोषित कर रखा है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट्स का तात्पर्य यह है कि यह वह अधिकार है जो आपको मिलने ही चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं अपने यहाँ के संविधान में, तो आपको पता है कि हमें मिला हुआ है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार। इस जीवन के अधिकार का क्या कहना है कि हमारे ऊपर ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की जाएगी जिससे हमारे जीवन के अधिकार पर खतरा उत्पन्न होता है, चाहे यह कार्य राज्य के द्वारा किया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा इसको क्या किया गया, निर्बंधित किया गया, इस पर रोक लगा है। कुल मिलाकर ना राज्य और ना कोई व्यक्ति हमें उन विषम परिस्थितियों में नहीं डाल सकता जिससे हमारे जो जीवन का अधिकार है उसका हनन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार के दायरे को काफी बड़ा कर दिया। पहले जो जीवन के अधिकार था उसमें यह था कि ना तो राज्य किसी को डेथ सेंटेंस अर्थात मृत्यु दंड दे सकता है सामान्य कार्यों के लिए, ऐसा नहीं कि किसी ने चोरी किया उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, अर्थात जीवन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए हमारे संविधान में कुछ स्थितियों का उल्लेख था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसकी व्याख्या जो वह की है गरिमामय पूर्ण जीवन के तरीके से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि एक व्यक्ति जीवित है तो सिर्फ उसका जीवित रहना जरूरी नहीं है, बल्कि वह स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यह भी जरूरी है। जैसे कि आप कहिए कि किसी व्यक्ति को हम काम दे रहे हैं, और काम कहां पर दे रहे हैं कि हम ऐसी फैक्ट्री में काम दे रहे हैं जहां पर धुएं में उसको काम करना है, तो यह जो कंडीशन है क्या है, अनुच्छेद 21 के अगेंस्ट में है, क्योंकि धुएं में काम करने वाला व्यक्ति क्या होगा, काफी दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, और इससे क्या हुआ, उसके जीवन के अधिकार को खतरा पड़ा। ठीक इसी तरह से इस समय जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, फ्रेश वाटर की, उसको भी अब कह दिया गया है कि वह हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स होने के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति हम तक होनी चाहिए। स्वच्छ जल ना मिलने का कारण यह है, ना मिलने की वजह से क्या होगा, हम कई प्रकार की बीमारियों से त्रस्त हो जाएंगे और बीमार होकर हम जो है कि यहां से चले जाएं। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमें जीवन का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया था वह तो हमको नहीं मिल पाया। तो इसी तरह संयुक्त राष्ट्र ने भी कह रखा है कि व्यक्ति किसी भी देश का हो, हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, यह उसका फंडामेंटल राइट्स का भाग है कि उसको स्वच्छ जल की आपूर्ति करवाई जानी चाहिए। और ये जो स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए जो यूनाइटेड नेशन ने टारगेट रखा है वो रखा है 2030 तक, अर्थात यह कहना है यूनाइटेड नेशन का कि ठीक है, हर देश की अपने कुछ संसाधन है और उन संसाधनों का अभी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है कि सब तक स्वच्छ जल पहुंच जाए, लेकिन 2030 तक सभी राज्यों को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि सब तक क्या हो कि स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। स्वाभाविक है, जब संयुक्त राष्ट्र का यह कोई गोल है तो इसको भारत भी प्रयास करेगा प्राप्त करे, और भारत सरकार भी संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ जल योजना कार्यक्रम, स्वजल योजना कार्यक्रम, स्वजीवन जल योजना कार्यक्रम, और 2024 तक देश के हर व्यक्ति को क्या करना, नल के माध्यम से उसको जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार भी कई तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं। भारतीय संविधान में स्वच्छ पेयजल को प्राथमिकता प्रदान की गई है, और चाहे आप डीपीएसपी अर्थात जो नीति निदेशक तत्व हैं इनमें आर्टिकल 47 को देखेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि जो स्वच्छ पेयजल है यह उपलब्ध करवाना राज्यों के लिए क्या होगा, एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा, और राज्यों को इसे उपलब्ध करवाना चाहिए। स्वच्छ जल किसी भी व्यक्ति के लिए चूंकि बहुत
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने कहा कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर उस बच्चे को स्वच्छ जल नहीं देते हैं तो बचपन से ही बीमार रहने लगेगा, और जब बचपन से बीमार रहेगा तो ना ही तो वह शारीरिक रूप से मजबूत होगा और ना ही मानसिक रूप से मजबूत होगा, और उसके जीवन का हमने क्या कर दिया, हनन कर दिया। इसीलिए इसको क्या किया गया है, मौलिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड बनाम एक केस आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बहुत पहले ही कह दिया था कि पीने का जो पानी का अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार है। अर्थात ऐसा नहीं है कि इसको अभी घोषित किया गया है, काफी पहले 2017-18 में भी घोषणा की जा चुकी है। लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इस पर जो है कि एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि स्वच्छ जल नागरिकों का मूल अधिकार है और इसे कल्याणकारी राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, पहला शब्द है कल्याणकारी राज्य और दूसरा है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार पर हम समझ चुके हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ जल की आपूर्ति करवाए। अर्थात यहाँ पर न सिर्फ व्यक्ति को प्रयास करना है बल्कि राज्य की भी ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो क्या करवाए, स्वच्छ जल की आपूर्ति करवाए। राज्य ऐसा अगर नहीं करवा रहा है, जानबूझकर स्वच्छ जल से व्यक्ति को दूर रख रहा है, या फिर वह उन गतिविधियों पर रोक नहीं लगा रहा है जिससे एक व्यक्ति की स्वच्छ जल तक पहुंच बाधित होती है, तो इसमें राज्य क्या है, फेल होता है। और जो कल्याणकारी राज्य का पूरा कॉन्सेप्ट है यह क्या होता है, धूमिल होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि वो क्या करे, सबको स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाए। कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, जीवन के अधिकार के दायरे में आता है और इसको संरक्षित किया जाएगा। तो आने वाले समय में यदि किसी को स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो यह सिर्फ उस व्यक्ति की लिमिटेशन नहीं है बल्कि राज्य की भी लिमिटेशन है कि वहां पर वो स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं करवा रहा। हुआ क्या था, केस क्या था कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, हरियाणा पर यह आरोप लगाया था कि हरियाणा के द्वारा यमुना में जो बहुत तरह के प्रदूषक तत्व छोड़े जाते हैं, जिससे यहाँ यमुना का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, पानी है, उसमें क्या होता है, कई प्रकार के विषाक्त तत्व मिल जाते हैं। और यह कहा गया है कि जो अमोनिया छोड़ा जाता है यह क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या करता है, एक कार्सिनोजेनिक जो है कि तत्व के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इससे क्या होता है, कैंसर की संभावना उत्पन्न होती। और कैंसर जो है कि किस तरह से हो रहा है कि पानी में हमने कुछ अशुद्धियां जैसे कि अमोनिया छोड़ा, इस अमोनिया ने पानी में चूंकि क्लोरीन की भी उपस्थिति है, ये दोनों ने मिलकर कार्सिनोजेनिक तत्व का निर्माण किया जिससे कैंसर हुआ। तो यहां पर तो यह जो कारक है यह प्राकृतिक कारक नहीं था, यह मानव निर्मित कारक था। अर्थात यहां पर क्या हो रहा था, व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा था, क्योंकि जिस क्षेत्र में यह प्रदूषित जल जाएगा वहां पर क्या होगा, जो स्वच्छ जल एक मूल अधिकार लोगों का होता था उससे वंचित किया जा रहा। तो कोर्ट ने इस विषय की गंभीरता पर चिंता प्रकट किया और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि प्रदूषण के मामलों की निगरानी रखने के लिए प्रमुख संस्था है, उसके साथ साथ केंद्र सरकार के अलावा 5 राज्यों जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी करके इस मामले में उनसे जवाब मांगा है कि आखिर जब फंडामेंटल राइट घोषित किया जा चुका है पहले ही स्वच्छ जल को, तो स्वच्छ जल की आपूर्ति क्यों नहीं करवाई जा रही है। और आपूर्ति करवाने का मतलब 2 चीजें हैं। पहला तो यह है कि राज्य कोई इनिशिएटिव ले कि सब तक जो है कि पानी पहुंचे। दूसरा, जो पहले से ही पानी उपलब्ध है उसको प्रदूषित क्यों किया जा रहा है, केंद्र यहां पर कोर्ट ने क्या किया है, जवाब मांगा। अदालत ने यमुना के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यमुना नदी के किनारे देश भर के उन सभी नगर पालिकाओं की पहचान करने के लिए कहा है जिन्होंने उपचार संयंत्र जो है कि स्थापित नहीं किए हैं, जिससे क्या होता है, प्रदूषित जल जो है कि यमुना में शामिल होता है। तो यहां पर बात सिर्फ यमुना की नहीं है, यहां पर कोर्ट ने यह कहा है कि आप हमें एक लिस्ट दो, और ये पूरे देश भर के लिए कहा गया है। स्वाभाविक है देश भर में यमुना का विस्तार नहीं है, तो अन्य नदियों के संदर्भ में भी सभी नगर पालिकाओं को कहा गया है कि आप ये रिपोर्ट दीजिए कि आखिर जो भी पानी नदी में छोड़ा जाता है वहां पर जो आपने वाटर जो है कि ट्रीटमेंट के जो प्लांट हैं वह लगाए हैं या नहीं लगाए। तो कुल मिलाकर यहां पर कोर्ट ने काफी मजबूती दिखाई है। आने वाले समय में जो नगर पालिकाएं हैं
जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, या जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं अब बढ़ जाती है। भारतीय संविधान में जल को जो है कि आपको पता है कि इसको राज्य सूची में रखा गया है, अर्थात जल की आपूर्ति, जल निकासी, तटबंध का निर्माण करना, जल का संग्रहण करना और जल शक्ति का जो क्रिया है, इसको क्या किया गया है, राज्य सूची में शामिल किया है। इसका मतलब यह है कि राज्य क्या है, इसके लिए कानून बना सकता है। तो यहां पर कोर्ट के द्वारा पूछा गया है कि जब इसको राज्य सूची में रखा गया है तो प्रत्येक राज्य क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके वजह से सभी को स्वच्छ जल की प्राप्ति हो जाए। दूसरी तरफ यहां पर यह देखा जा रहा है कि राज्य न सिर्फ स्वच्छ जल के लिए प्रयास करने में जो उदासीन दिखाई देते हैं, बल्कि जो पहले से उपलब्ध जल है, स्वच्छ जल है, उसको प्रदूषित होने से भी नहीं रोक पा रहे हैं, जो कि क्या है, काफी बड़ी समस्या है। संविधान के अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में क्या किया गया है, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता सर्वेक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उनको निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, या फिर जो यहाँ की नगर पालिकाएं, सभी को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। और इन तीनों संस्थाओं की अब जिम्मेदारी होगी वह स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। कुछ समय पहले सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 16.78 करोड़ घरों में केवल जो है कि 16% जो ग्रामीण घर हैं वहां तक जो कि पाइप का पानी पहुंच पाता है। बाकी लोग क्या करते हैं, अपने अपने तरह से जहां पे जो भी सोर्स है उससे पानी प्राप्त करते हैं। 22% जो ग्रामीण परिवारों को पानी लाने के लिए आधा किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। और 22% ग्रामीण आबादी कितने करोड़ होती है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ राज्यों में, जैसे कुछ राज्यों में क्या है, स्थिति काफी बेहद गंभीर है। सिक्किम जो है कि यहाँ पर एक आइडियल स्टेट के रूप में नजर आता है, जो पर्वतीय देश होने के राज्य होने के बावजूद उसने क्या किया है, सभी घरों और नलों में क्या किया है, जो कि नलों के माध्यम से घरों तक जल पानी को पहुंचाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सिक्किम से सीख लेने की जरूरत है। वह राज्य जिसके पास कई तरह की लिमिटेशन है, चाहे वहां पर पाइपलाइन को विस्तार करना या फिर वहां पर पानी को एकत्रित करना, बावजूद वहां पर ऐसा हो चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट करती है कि 60 करोड़ भारतीय गंभीरतम जल संकट का सामना कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 60 करोड़ का मतलब क्या है कि लगभग हमारी इस समय की 43 to 44% जो जनसंख्या है वह क्या कर रही है कि हमारे यहाँ गंभीर सीवियर वाटर क्राइसिस का सामना कर रही है। भारत में लगभग 2 लाख हर साल जो है कि क्या करते हैं, स्वच्छ पानी की अनुपलब्धता के कारण वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि अगर इन तक स्वच्छ जल की आपूर्ति होती तो हर साल ये जो आंकड़ा है इतना बड़ा है, इससे जो है कि काफी ज्यादा दिक्कत नहीं होते। आप समझ सकते हैं कि कोविड में कितनी डेथ हुई है और उसको लेकर जो वैश्विक नजरिया आप देख सकते हैं। और हम एक चीज जो हमारे यहाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, जिसको बहुत पहले हमें अचीव कर लिया जाना चाहिए था, आज तक हम नहीं कर पाए हैं और जिसकी वजह से हर साल आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में पानी की मांग दोगुनी हो जाएगी, जिसके कारण करोड़ों लोगों के लिए पानी क्या हो जाएगा, और भी गंभीर संकट कन्वर्ट हो जाएगा। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद समेत देश के जो 21 प्रमुख शहर हैं, यहां पर तो पानी का जो क्राइसिस होगी वह क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। हो सकता है यहाँ से बड़ी पैमाने पर माइग्रेशन की समस्या भी देखने को मिले। वैश्विक स्तर पर जल प्रदूषित मामले में भारत जो है कि उच्च स्थान रखता है। आप समझिए हमारे यहाँ का जो वाटर है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, इसका 70% जल प्रदूषित है। और जल गुणवत्ता सूचकांक में हमारी जो रैंक है, आप गौर कीजिएगा, 122 देशों में 120वां है। आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण के मामले में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। बावजूद इसके कुछ सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित पानी हर समय और हर सभी स्थितियों में सुलभ करवाने के लिए यह जो योजना है इसको प्रारंभ किया गया है। और प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 2022 तक 70 लीटर स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उनके घरेलू परिसर के भीतर 50 मीटर तक की दूरी का प्रदान करना होगा, अर्थात जो भी व्यक्ति
व्यक्तियों का घर है वहाँ के 50 मीटर की दूरी तक क्या करना होगा, 70 लीटर जल की स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास इसके तहत किया जाएगा। वर्ष 2018 में शुरू हुए स्वजल योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से जल आपूर्ति बढ़ाकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित पीने के पानी की सुलभ सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और इस योजना को 28 राज्यों के 117 जिलों तक विस्तारित किया गया है, जिससे राष्ट्रीय औसत के 44% की तुलना में केवल 25% पाइप जल आपूर्ति आवास है। अर्थात हमारा जो राष्ट्रीय औसत में अभी भी क्या है, कई प्रकार की असमानता में देखने को मिलती है और इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वाटर की जो सप्लाई है जब तक सब तक नहीं होगी तो इसमें असमानता जो होगी काफी बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। सोचिए, एक क्षेत्र एक शहर के लोगों के पास काफी जल है और वो क्या कर रहे हैं, उसका दोहन जो है कि अवैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वह लोग हैं जिनको स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। भारत सरकार के विभिन्न उपक्रमों द्वारा कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अर्थात CSR के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता और इससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंडों पर अग्रणी पहल की जा रही है। अर्थात इसको सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल करके इसमें सहयोग लिया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सतही जल आधारित पाइप जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से 90% ग्रामीण आबादी को एक दीर्घकालिक टिकाऊ समाधान के रूप में सुरक्षित पेयजल कराने की योजना है। कितना सफल हो पाते हैं वह समय आने पर देखा जाएगा। पीने के पानी में आर्सेनिक, उसके साथ साथ अन्य जो है कि कई प्रकार के प्रदूषक तत्व मिले रहते हैं और इसी के कारण नीति आयोग का मानना है कि जो सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों को चालू रखने की सिफारिश की गई है और यह कहा गया है कि आने वाले समय में जो हमारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उपसिमन है इसको शुरू किया गया है और इसको विस्तार करने की बात कही गई है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जल की स्थिति है उसमें कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या, घटता हुआ ग्राउंड वाटर और प्रदूषित होते हुए जल के स्रोत से यह जो संभावना है इसमें कई प्रकार की चिंताएं भी बनी हुई हैं। कुछ चुनौतियां हैं पूरे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का इशू है इसको उस रूप में पहुंच करवाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के कारण हो, उद्योगों के कारण हो या फिर जो है कि जो वर्षा का जल है उसका ऐसे ही बहकर वापस चले जाने के कारण हो, कई तरह के कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर है तेजी से गिर रहा है और आने वाले समय में इससे क्या ना सिर्फ जल की कमी होगी बल्कि जो इसकी जल बचेगा पृथ्वी के अंदर बचा भी रहेगा उसकी जो क्वालिटी है वो काफी खराब होगी। जल स्रोत सूख रहे हैं और साथ ही साथ जो सूखे की फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ रहा है। इसके वजह से आने वाले समय में और चुनौतियां आएंगी। बंद पड़े जो बोर पंप हैं, जलापूर्ति पाइपलाइनों की मरम्मत सही समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे कई क्षेत्रों में जो जल संकट है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पर ट्रेनों के माध्यम से पानी पहुँचाया जा रहा है। आपने कुछ समय पहले ही देखा था कि महाराष्ट्र के कई एरिया में पानी जो है कि यूपी से सप्लाई किया गया। आज भी यूपी से लेकर सभी राज्यों का आप देख लीजिए, बहुत से क्षेत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर लोग जो है कि कई कई किलोमीटर की दूरी तय करके और स्वच्छ पानी प्राप्त कर पा रहे हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण के दबाव के कारण पानी के स्रोत नष्ट होते जा रहे हैं और यह जो है कि एक चिंताजनक पक्ष है। अधिकांश शहरों और लगभग 19,000 गांवों के भूजल में जो है कि कई तरह के फ्लोराइड, नाइट्रेट, कीटनाशक और आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है और इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर इस पर जल्दी से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में काफ़ी बड़ी चुनौती हमारे सामने क्रिएट हो सकती है। विश्व बैंक, यूनिसेफ और द्वारा प्रायोजित अध्ययन दर्शाते हैं कि ग्रामीण भारत में न केवल पेयजल अपर्याप्त है बल्कि देश भर में इसका जो असंतुलन है वह काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। व्यापक होने का मतलब है कि जो जल संकट है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दुनिया के 30 देशों में जल संकट एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिसमें भारत भी शामिल है और भारत में जो बड़ी आबादी है पहले से ही जो वाटर स्ट्रेस का सामना कर रही है। आने वाले समय में अगर इसको वाटर स्ट्रेस से बाहर निकलना है, व्यक्ति को सही में उसके मूल अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित करनी है, उसको एक स्वस्थ मानव का विकास करना है,
है और व्यक्ति को हमेशा के लिए जो है कि हष्ट पुष्ट रखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरह से सक्षम बनाना है, तो पहली जो नीड होगी वह होगी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जो कि हमारे सामने चुनौती बढ़नी हुई है। तो ये था पहला टॉपिक। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के संबंधों पर। आप देख लीजिए, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा वाला क्षेत्र और आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोरिडा जल संधि है और इससे कुछ दूरी पर ही एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा और इसकी जो संघर्ष की कहानी है काफ़ी अद्भुत है। थोड़ा सा समझते हैं फिर हम टॉपिक पर आते हैं। क्यूबा जो है कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है हवाना। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा की धरती पर कदम रखा था और विश्व को एक नए देश से परिचय करवाया था। बाद में जो है कि क्या हुआ, 16वीं 17वीं और 18वीं सदी में यह जो क्षेत्र है यह स्पेन के उपनिवेश के रूप में स्थापित हुआ और लंबे समय तक यहाँ पर स्पेन के लोगों ने क्या किया, शासन किया। 1898 में स्पेन ने क्यूबा को अपनी तरफ से आज़ादी दे दी, लेकिन इस आज़ादी में उसने एक चालाकी की। चालाकी ये की कि क्यूबा पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कुछ नियंत्रण रहने दिया, लेकिन फाइनली 1902 में क्यूबा ने अपने आप को अमेरिका से भी आज़ाद कर लिया और यहाँ के बाद इसके बाद ही क्या हुआ, अमेरिका यहाँ पर हस्तक्षेप करने लगा। अर्थात जब आज़ाद हो गया जो है कि क्यूबा अमेरिका से, उसके बाद भी जो अमेरिकी मंशा थी वो ठीक नहीं थी। समय आगे बढ़ता गया और यहाँ पर समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का और 1940 का जो दशक है, आपको पता है कि यहाँ पर एक कोल्ड वॉर का फेज हमें देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ यूएसएसआर या उसमें कहें तो रूस है और इन दोनों के द्वंद्व ने क्या किया था, पूरे विश्व के देशों को कई खांचे में बांट दिया था। एक प्रमुख खांचा जो था उसमें यह था कि आखिर आप किस गुट में जाना चाहते हैं, आप जो है कि साम्यवादी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं या फिर आप बाजारवाद की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करते हैं। जहां अमेरिका जो है कि डेमोक्रेसी और बाजारवाद के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा था, वहीं रूस के नेतृत्व में जो कुछ देश थे वह क्या कर रहे थे, साम्यवाद की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे थे और इन्हीं का प्रभाव आपको क्यूबा में भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 1940 के दशक में शीत युद्ध का जब प्रारंभ हुआ तो यह जो प्रभाव है शीत युद्ध का क्यूबा पर भी पड़ा और यहाँ भी जो है कि साम्यवाद और लोकतंत्र की लड़ाई प्रारंभ हो गई। साम्यवाद को कौन प्रमोट कर रहा था, रूस के द्वारा प्रमोट किया जा रहा था। लोकतंत्र को कौन प्रमोट करने का प्रयास कर रहा था और यहाँ पर देखिए बाजार बहुत बड़ा रोल है, लेकिन फिर भी अमेरिका क्या कहता था कि हम लोकतंत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1959 में फिदेल कास्त्रो, जिनका नाम आप इतिहास में पढ़ते आए, फिदेल कास्त्रो और कुछ क्रांतिकारियों के एक समूह ने हवाना की सत्ता पर कब्जा कर लिया और संयुक्त राज्य अमेरिकी समर्थित जो यहाँ पर व्यक्ति थे जिनका नाम था फुलगेंसियो बतिस्ता की सरकार को उखाड़ दिया। अर्थात जो फुलगेंसियो बतिस्ता थे यह अमेरिका के समर्थक माने जाते थे और इनकी सरकार को हटा दिया गया। किसके द्वारा? 1959 में फिदेल कास्त्रो और उनके समर्थकों के द्वारा। और जो फिदेल कास्त्रो और उनके समर्थक थे वह साम्यवाद की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे और उसी को लेकर आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके बाद सत्ता पर जब फिदेल कास्त्रो बैठे तो उन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया और इसकी वजह से अमेरिका के साथ जो क्यूबा के तनाव थे वह काफी चरम पे पहुंच गए। आपको पता है कि जो शीत युद्ध को हम कहते हैं कि वो भले उसका नाम शीत युद्ध हो, लेकिन उसमें कई बार जो तनाव है वह इतना चरम पर पहुंच गया कि लगा कि अब नहीं तो कभी भी जो है कि युद्ध हो सकता है। कई बार तो ये लगा कि शायद आज हम सो रहे हों, कल घोषणा हो जाए कि जो है कि इस पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई में कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है कि प्रारंभ हो चुका है। खैर, अमेरिका यहाँ के जो अर्थात क्यूबा के एक पक्ष को लोकतंत्र के नाम पर सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ फिदेल कास्त्रो के समर्थन में यूएसएसआर था और इसके कारण जो तनाव है वो बढ़ने लगा। और वर्ष 1961 के प्रारंभ में यूएसए ने क्या किया, क्यूबा के साथ अपने सभी जो राजनयिक संबंध थे अर्थात जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उनको तोड़ लिए। अमेरिका ने इसके बाद जब संबंध तोड़ लिए, इसके बाद भी वह नहीं रुका। अमेरिका ने CIA के माध्यम से जो उसकी इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस यूनिट है उसके माध्यम से फिदेल कास्त्रो की सरकार को वहां पर से हटाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए कई तरह के गुप्त अभियान चलाए, जिसमें से एक फिक्स इन्वेशन भी था, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और इसके माध्यम से क्या किया जा रहा था, फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा था। यह जो अमेरिका का प्रयास था यह असफल रहा, लेकिन इसके बाद तनाव तो क्या हुआ, चरम पे पहुंच गया। फिदेल कास्त्रो समझ गए कि यहां पे अमेरिका उनको शांति के साथ नहीं रहने देगा, क्योंकि वह साम्यवाद की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इनकी सरकार को कई बार गिराने का प्रयास किया गया। इसके बाद जब इनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया तो फिदेल कास्त्रो ने अपनी सरकार को बचा लिया और इसके बाद इन्होंने अर्थात क्यूबा ने सोवियत संघ को गुप्त रूप से अपने द्वीप पर परमाणु मिसाइलों को स्थापित करने की अनुमति दे दी, क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर था इसमें यह प्रयास हो रहा था कि अमेरिका का प्रयास यह था कि कैसे साम्यवाद का जो प्रसार हो रहा है उसको रोक दे। वहीं जो रूस के नेतृत्व में जो सोवियत संघ था उसका प्रयास यह था कि कैसे तेजी से हमारे समर्थक जो देशों का आकार हो बढ़े। और इसमें कई जगह आपको पता चला होगा, आपने पढ़ा होगा कि मिसाइलों की तैनाती की गई थी, साथ ही साथ कई तरह के जो उस समय के हमारे यहाँ के एयरक्राफ्ट हैं उनकी तैनाती की गई थी। जो सबमरीन से लेकर जो आधुनिक हथियारों का आज हम जखीरा देखते हैं, इनका विकास सबसे ज़्यादा साम्यवाद के दौर में ही अर्थात यहाँ पर शीतकाल के युद्ध में ही हुआ था। कुल मिलाकर एक तनाव बढ़ने लगा और क्यूबा ने कहा कि आप अपनी मिसाइलों को हमारे यहाँ तैनात कर सकते हो। आप समझिए क्यूबा और अमेरिका की दूरी आप देख सकते हैं, तो बहुत कम दूरी की मिसाइलें भी क्या कर सकती थी, अमेरिका को काफी नुकसान कर सकती थी। और इसके बाद क्यूबा ने क्या किया, यहाँ पर क्यूबा में मिसाइलों को तैनात कर दिया गया सोवियत संघ के द्वारा और इससे क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में उत्पन्न हो गया। यहाँ पर यूएसएसआर ने अमेरिका को रोकने के लिए बढ़ चढ़कर क्यूबा की हर तरह से मदद की और हर स्थिति में क्यूबा को यह भरोसा दिलाया कि यूएसएसआर इनके समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। अमेरिका ने पहले ही यूएसएसआर को टारगेट करने के लिए तुर्की में मिसाइल तैनात कर रखा था। तो यहाँ पर जो रूस का मानना था या सोवियत संघ का मानना था कि अगर हम यहाँ पर मिसाइल तैनात कर देते हैं तो जैसे ही हमारे ऊपर हमला होगा हम काउंटर में हमला करके अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। ये पूरी रणनीति थी। 1962 में अमेरिका को इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो गई, क्योंकि गुप्त रूप से मिसाइलों को तैनात किया जा रहा था। बावजूद इसके अमेरिका को जो है कि इस विषय में जानकारी जब प्राप्त हुई तो यह जो जानकारी था ये इसमें तनाव बढ़ाया और इस तनाव युद्ध के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा था, अर्थात तीसरे युद्ध की जो संभावना थी काफ़ी प्रबल हो गई थी और एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। खैर, इन सभी चीज़ों को जब देखा गया तो यह समझ में आया दोनों देशों के द्वारा, अमेरिका और जो है कि रूस के द्वारा, कि यदि युद्ध करते हैं तो दोनों देशों को नुकसान होगा। ना तो अमेरिका चाहता था और ना सोवियत संघ चाहता था कि ऐसा हो। इसके कारण बातचीत को जो है, जब बातचीत की जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया और बहुत मुश्किल से क्या हुआ, यह जो पूरा तनाव था ये समाप्त हुआ। निकिता ख्रुश्चेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी द्वारा क्यूबा पर आक्रमण ना करने, अर्थात अमेरिका ने कहा कि हम क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेंगे और साथ ही कहा तुर्की से जो अमेरिकी परमाणु मिसाइल हैं उनको हम वापस बुला लेंगे। इन्होंने जब यह आश्वासन दिया तो निकिता ख्रुश्चेव ने कहा कि ठीक है, हम अपने मिसाइलों को वापस ले आएंगे, अर्थात क्यूबा से हटा लेंगे। और इस रूप में यह जो मिसाइल संकट था इसका समाधान हुआ। इसके बाद अगले 50 साल तक, अर्थात 1962 के बाद भी अगले 50 साल तक अमेरिका और क्यूबा के संबंध में मतभेद बने रहे और अमेरिका के द्वारा क्यूबा पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन क्यूबा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। अमेरिकी राष्ट्रपति जब बराक ओबामा बने तो इन्होंने क्यूबा के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के प्रयास किया और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने भी इसमें सहयोग किया, अर्थात दोनों ने मिलकर कहा कि जो संबंध हमारे तनावपूर्ण रहे हैं उनको बदलने की जरूरत है। और दोनों देशों के बीच राजनयिक अर्थात डिप्लोमेटिक संबंध प्रारंभ किए गए, राजनयिक यात्राएं प्रारंभ की गई, अर्थात एक देश से दूसरे देश में आने का, और व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उनको क्या किया गया, छूट दे दिया गया या उनसे प्रतिबंध हटा लिया गया। लेकिन जब ट्रंप जो है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, इसके बाद से संबंध जो है कि फिर से तनावपूर्ण होते गए और ट्रंप प्रशासन ने पर्यटन और अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों पर जो प्रतिबंध थे उनको फिर से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। और उन्होंने जो पिछला बराक ओबामा और राउल कास्त्रो के बीच में जो समझौता हुआ था उनको डिनाई कर दिया, उसको अस्वीकार
कर दिया। वर्ष 2016 के उत्तरार्ध में अमेरिका और क्यूबा में एक बार फिर से तनाव चरम पे पहुंच गया, जब अमेरिका के कुछ जो है कि डिप्लोमेट्स ने और कर्मचारियों ने उन शिकायत की अमेरिका से कि उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और वह एक प्रकार का वाइब्रेशन टाइप का होता है, और उससे क्या होता है, सिर दर्द, मितली आना, चक्कर आना, उल्टी आना, थकान आना, नींद की समस्या उत्पन्न होना जैसी समस्याएं क्रिएट होती हैं। अमेरिका ने कहा कि यह हवाना सिंड्रोम है, अर्थात क्यूबा पर आरोप लगाया कि क्यूबा क्या करना है, अमेरिका के जो राजनयिक वहाँ या कर्मचारी वहाँ पर रहते हैं उनको टारगेट कर रहा है और किसी हथियार का प्रयोग कर रहा है। इस तरह के जो लक्षण जो कि हवाना सिंड्रोम में चर्चा में आए, या अमेरिका के लोगों ने जो लक्षण बताए कि उनको कुछ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं जिनसे काफ़ी मानसिक पीड़ा होती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ये जो लक्षण है माइक्रोवेव हथियार के हैं। जैसे आपको पता है माइक्रोवेव क्या है, एक रेडिएशन है। इस रेडिएशन के माध्यम से अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइक्रोवेव हथियार है, इसको चालू कर दिया जाए तो उसका एक दायरा होगा, उस दायरे में वह जो आप उसका बहुत साउंड नहीं आएगा, लेकिन वह इतना जो है कि कष्टकारी होगा कि हम लोग उसको जो है कि हमारा जो शरीर है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हालांकि इनसे चीज़ों से जो शरीर पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, कोई लॉन्ग टर्म में इफेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान लेते हैं 200-500 लोग हैं और आपको उनको शिथिल करना है, उनको वहीं रोकना है, तो माइक्रोवेव हथियार का प्रयोग किया जा सकता है। और इसको लेकर अमेरिका ने जो है कि क्यूबा पे आरोप लगाया कि इस तरह से वह जो है कि गतिविधियां कर रहा है। क्यूबा ने स्वाभाविक डिनाई किया और उसके बाद से क्या हुआ, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी दबने लगी, लेकिन दोनों देशों में तनाव बना रहा। हाल ही में क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों को बार बार सहायता प्रदान करने, ये अमेरिका ने आरोप लगाया है क्यूबा पर, और आतंकवादियों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध करवाने के आरोप लगाते हुए क्यूबा को एक आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में नामित कर दिया। स्वाभाविक है डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते आने वाले जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनके लिए कई तरह की डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप यहाँ पर हुती विद्रोहियों के संदर्भ में देखिए, ईरान के संदर्भ में देखिए, या यहाँ पर देखिए, वो जाते जाते कुल मिलाकर एक ऐसा रायता फैलाकर जाना चाहते हैं जो कि जो बिडेन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वर्तमान में इस सूची में अब क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान और सीरिया शामिल हो गए हैं, और इस तरह से यह जो क्यूबा था इसको 2015 में इस सूची से बाहर कर लिया गया था, लेकिन फिर से इसमें शामिल कर दिया। तो आखिर क्या क्या आरोप लगाए इन्होंने, तो क्यूबा पर आरोप लगाया है कि वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया जा रहा है क्यूबा के द्वारा। छोटा सा देश कैसे हस्तक्षेप करता होगा, अमेरिका का अपना कुछ सुन। क्यूबा के लोगों का दमन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कहना है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी सही से नहीं की जा रही है और यहाँ के लोगों पर अत्याचार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन किया जाता है क्यूबा के द्वारा, यह आरोप लगाया गया है, और साथ ही यूएसए की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाता है। न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप का मतलब कि जो जांच करना चाहते हो क्यूबा उसके लिए तैयार नहीं होता या उसमें सहयोग नहीं करता, ये आरोप लगाएं। और देशों पर जो प्रतिबंध अब लगा दी हैं, इसमें क्या होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कोई भी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध होगा, अर्थात अमेरिका की कोई संस्था जो है कि क्यूबा को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं देगी। रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध होगा, अर्थात यहाँ से कोई भी सामान जो बिकता है वह अन्य देशों को भी नहीं बिक पाए। अर्थात अगर जैसे मान लेते हैं, ये ना ही सिर्फ ये अमेरिका के संदर्भ में है, मान लेते हैं क्यूबा है, क्यूबा यह चाहता है कि किसी ये देश को वह क्या करे, अपना रक्षा का सामान बेचे, डिफेंस का सामान बेचे, तो ये देश पर भी अब प्रतिबंध होगा कि वह इससे क्या करे, ना खरीदे, क्योंकि अगर ये देश इससे खरीदता है तो ये देश पर भी अमेरिका के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। और इसमें दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर भी कुछ नियंत्रण होगा। अर्थात अब देखिए जैसे इसमें होता क्या है, जो इस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, मान लेते हैं क्यूबा पे लगाए गए, क्यूबा से जो देश खरीदेगा सामान उस पर भी प्रतिबंध, उस देश की कंपनियों पर भी प्रतिबंध लग जाएंगे। जैसे कि ईरान पर लगाया गया था, तो ईरान से हम क्या करते थे, कच्चा तेल खरीदते थे, और जब प्रतिबंध लगाया गया तो हमने खरीदना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लग जाते। तो रक्षा निर्यात के और इसकी बिक्री पर, अर्थात कोई देश इनको बेच नहीं सकता, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई विदेशी सहायता अगर देता है तो उस पर प्रतिबंध है। दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण होगा, और ऐसे देशों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो नामित देशों के साथ व्यापार में संलग्न है। अर्थात जो 4 देश हमने बताए, इन 4 देशों से अगर कोई देश व्यापार करता है, कोई संस्था, कोई कंपनी व्यापार करता है या किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करता है जो कि इनके इस प्रतिबंध
प्रतिबंध में शामिल है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। स्वाभाविक है ये जो प्रतिबंध है इसने ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, क्यूबा को भी लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया। देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में क्यूबा इससे कैसे उभरता है और जो बिडेन जो है कि क्या क्यूबा के साथ अपने संबंधों को कुछ सुधार करते हैं या फिर इसी रूप में आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप दोनों टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।